Welcome to PK Share Bazaar YouTube channel. Please watch complete video. If video is helpful, don't forget to like, हाय फ्रेंड्स, मेरे सेकंड यूट्यूब के सेकंड पार्ट में आपका वीडियो के इसमें सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने देखा मनी मैनेजमेंट के बारे में कि जो हमारे पास पैसा है, जो हम इनकम हमारे पास आते हैं, तो उस इनकम को हम कैसे कैसे कहाँ किस सेक्टर में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों ने पार्ट 1 हमारा जो वीडियो है वो आपने देख लिया होगा और काफ़ी चीज़ें आपको नई चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिली होंगी। तो जैसे उसमें मैंने बताया था कि हम जो हमारा सेविंग होता है, सेविंग करने के जो मेथड हैं, उसको हम कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग में मैंने बताया, जैसे इक्विटी मार्केट में आपको पैसा लगाना है, लगा सकते हैं, ठीक है। एनपीएस में पैसा लगा सकते हैं और ईटीएफ में है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू पैसा लगा सकते हो, बॉन्ड है, डेप्थ है, ये सब सारी चीज़ें इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो धीरे धीरे उन सब चीज़ों के एक स्टेप बाय स्टेप हम लर्न करेंगे। तो आज के हम सेकंड पार्ट में, इस जो वीडियो का मेरा सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग शेयर मार्केट के बारे में सीखेंगे। क्या होता है स्टॉक मार्केट और क्या होता है इक्विटी मार्केट, वहाँ पे कैसे हमें एंट्री लेना है, कैसे हमें उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में हम लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग डिस्क्लेमर ज़रूर देख लेना और पढ़ लेना इसको। और इसके बाद में अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो एक बार ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इसको भूलिएगा मत, ओके। तो आपको जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या हम इस पार्ट में सीखेंगे, तो मेन बेस है हम इसमें इक्विटी और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे। तो वो होता क्या है, ठीक है, स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो अगर आप इसको देखोगे तो स्टॉक इज ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट्स ए पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी। स्टॉक होल्डर्स आर पार्शली ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड हैव ए क्लेम ऑन इट्स एसेट्स एंड अर्निंग, ठीक है। तो अभी आप मार्केट में देखोगे बहुत सी कंपनियां हैं। देखो, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लाइफ के लिए, जो भी है ना कुछ प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं हैं यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी सब काम करता है, या हेवल्स हो गया जिसके हम स्विच वगैरह यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत से, मतलब हज़ारों, 10,000, 15,000, 20,000 से ज़्यादा ही मेरे ख्याल से कंपनीज लिस्टेड होंगे एनएससी और बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड होंगे, ठीक है। तो इन कंपनियों का एक ये रहता है, जैसे उनको मान लो किसी को फंड लेना है, मतलब कुछ फंड चाहिए। अब मान लीजिए मैं ही कोई एक कंपनी, मुझे मतलब मैं एक छोटा सा कोई बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बिजनेस को ग्रोथ करना है, तो एक तो डायरेक्टली ये है कि मैं किसी बैंक से जाके लोन लूँ, फिर उस पर मुझे इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका है कि मेरी कंपनी अच्छी हो गई है तो मैं क्या करूँ, अपनी कंपनी को एनएससी और बीएससी स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज पे लिस्टेड करूँ, ठीक है। तो उसके लिस्टेड करने के बहुत से प्रोसीजर होते हैं, बहुत से टर्म कंडीशन होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो उन कंडीशन को जब हमारी कंपनी फॉलो कर लेती है तो हमें कंपनी क्या करती है, आईपीओ लॉन्च करती है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है। तो सेम वही है कि कोई कंपनी का जो इक्विटी होता है या जो स्टॉक आप जो बोलते हो, वो क्या होता है कि किसी कंपनी का एक, मतलब एक पोर्शन जाने से किसी कंपनी मतलब रजिस्टर्ड किया, तो मान लीजिए उसके 2 लाख अपने उसको मान लीजिए 1 करोड़ रुपये चाहिए, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपये को उसने एक कुछ मार्केट प्राइस दे दिया कि भाई हम एक स्टॉक की कीमत 100 रुपये रखेंगे, 200 रुपये रखेंगे। तो इस तरह से उसको डिवाइड करके वो अलग उसको क्वांटिटी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उतना अमाउंट उसको चाहिए और उसको क्वांटिटी में उसको डिवाइड करके आईपीओ के थ्रू आपको वहाँ पे पब्लिक के लिए बाई करने के लिए दे देगा कि भाई आप इतने रुपए में बाई करो या ख़रीदो, जो भी है, ठीक है। मेरा ये इतना है, मुझे इतने रुपये चाहिए और ये इतनी क्वांटिटी में इशू कर रहा हूँ, फ्रेश इशू कर रहा हूँ, या जैसे अलग तमाम तरह के इशू होते हैं। तो आईपीओ वाले सेक्शन में हम लोग उसको डिटेल से देखेंगे। तो इतना हम कर रहे हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट करो। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि स्टॉक एक वित्तीय सुरक्षा है जो किसी कंपनी में स्वामित्व के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। शेयरधारक कंपनी के आंशिक मालिक होते हैं और उसकी परिसंपत्ति और आय पर उनका दावा होता है, ठीक है। अब आपने किसी कंपनी का स्टॉक ले लिया, ठीक है, तो आप भी उस कंपनी के हिस्सेदार हो गए हैं।
अब वो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया, कैसे कराया, वो सब चीज़ें बहुत थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। तो आपने एक स्टॉक को बाई कर लिया तो आप उसके एक तरह से समझ लो मालिकाना हक हो गए। तो कंपनी क्या करती है, जब किसी को रजिस्टर्ड होना है तो क्या करती है कंपनी, एक आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो मैंने अभी बताया आपको कि कंपनी ने कुछ क्वांटिटी, उसको कुछ अमाउंट चाहिए, 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो उसको उसने डिवाइड कर दिया, 1000 रुपये में शेयर कर दिया, 2000 रुपये, एक क्वांटिटी का प्राइस डिवाइड कर दिया। फिर उसमें ये भी बाउंडेशन रहता है कि इतने % हमारे प्रमोटर्स के पास होंगे जो हैं, ठीक है। प्रमोटर्स क्या होते हैं आगे भी हम उसको भी पढ़ लेंगे, देखेंगे। और इतने हम पब्लिक को देंगे, इतने में कोई मतलब ये पब्लिक खरीद सकता है। तो उसने एक पब्लिक ऑफ़र वहाँ पे दे दिया कि भाई इतने % आप यहाँ पे, हम इतने मतलब हमने 2 लाख क्वांटिटी है या 1 लाख क्वांटिटी है, तो इसमें से आप 1 लाख क्वांटिटी आईपीओ के थ्रू लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी रेट होगा उस हिसाब से उसको लोग बाई करते हैं। तो आजकल के डेट में देखोगे आप, बहुत सारे आईपीओज़ आते रहते हैं कई सारी कंपनीज़ के, ठीक है। तो कुछ कंपनियाँ जैसे होती हैं कि भाई डेप्ट में रहती हैं, तो और उनको अपना कर्ज पूरा देना है, करना है, और आगे ग्रोथ का है, तो कुछ कंपनियां उस पर्पज़ से लेती हैं कि हम अपना डेप्थ कंप्लीट कर लें, आगे धीरे धीरे अगर ग्रोथ होगा तो फिर इन्वेस्टर को भी हम प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट देने का तरीका अलग अलग होता है। कोई डिविडेंड के थ्रू देता है, ठीक है। कोई बोनस में स्प्लिट कर दिया, धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस बढ़ा लोगों की। अगर मान लीजिए कोई कंपनी अच्छी चल गई, ठीक है, अब मान लीजिए कोई कंपनी 10 रुपये का रजिस्टर्ड हुआ था या 100 रुपये का रजिस्टर्ड हुआ, कंपनी बहुत अच्छी चल गई, तो धीरे धीरे पब्लिक उसमें बाई सेल लोग जैसे करते हैं। आपकी किसी को लगता है कि यार ये तो स्टॉक 100 रुपये में अच्छा है, किसी को लगता है वो नहीं, वो मान लीजिए 100 रुपये में अच्छा, तो अब 100 रुपये पे लेने वाले बहुत हो गए, तो उसका रेट बढ़ जाएगा, और रेट बढ़ जाएगा तो फिर वो बाद में फिर वो 100 रुपये 200 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अब किसी को लगता नहीं यार अब तो बहुत ज़्यादा हो गया 200 रुपये, तो उसको वो सेल कर देगा। तो इस तरह से हम स्टॉक पे बाई सेल अलग अलग चलते रहते हैं, ठीक है। तो कंपनी ने आईपीओ के थ्रू यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या होता है, कंपनी क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज होते हैं हमारे, 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें किसी कंपनी को रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीएससी मेरा है और ये मेरा एनएससी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी अपने जो भी उसके रूल्स वगैरह हैं सारा करके उसको रजिस्टर्ड करना पड़ा। अब कंपनी जब रजिस्टर्ड हो गई और उसके बाद आईपीओ लाने के बाद में जब ऑफ़र आया, तो ऑफ़र में अब क्या होता है, किसी स्टॉक में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम प्रमोटर्स हैं। तो प्रमोटर्स में कौन कौन से होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाता है, गवर्नमेंट बॉडीज़ हो जाते हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है। फिर इसके बाद एफआईज हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब विदेशी लोग हमारे यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनके भी पैसे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं हम उनको देखते हैं भाई ये कंपनी आज हमें सस्ते में मिल रही है और इसका ग्रोथ अच्छा है, तो इस कंपनी को ले लेते हैं। आगे चल के हमारा 4-6 महीने, साल भर, 2 साल में अच्छा पैसा होगा तो मैं इसको बाद में सेल कर दूंगा, पैसा में प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो किसी ने 100 रुपये में लिया, अगर वो जाके 500 रुपये में बेच रहा तो 400 रुपये एक शेयर के पीछे इसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको म्यूचुअल फंड मिलेंगे। म्यूचुअल फंड जो है, जो कि हम लोग, अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए 1000 रुपये का मैंने म्यूचुअल फंड का रखा मंथली, तो ऐसे करके बहुत से लोग कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कुछ एक मैनेजर होते हैं, एक अपना एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं, जो जिनको अच्छा नॉलेज होता है उनके बारे में, तो एक अपना रजिस्टर्ड कर लिया सेबी के साथ में, भाई ये मेरा है और मैं सर इस तरह से मैं इसको मैनेज करूँगा, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरा कंपनी है और मैं अपना मैनेज करूँगा। रजिस्टर्ड हो गया। अब लोग क्या करते हैं, लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं। उनका रिव्यू देखा कि ये इसका यार इस कंपनी का अच्छा रिव्यू है। जैसे मान लीजिए अभी HDFC का है, मिड कैप है, अपॉर्चुनिटी हो गया, ठीक है, पराग पारिक का हो गया, और ऐसे कई ICICI का हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए। तो अलग अलग बैंक्स, अलग अलग कंपनीज ऐसा करते हैं, उनके म्यूचुअल फंड होते हैं, तो उनके एक फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि वहाँ पे तो वो क्या करते हैं, हमारे पैसे को वो अपना खुद मैनेज करते हैं। हमने उनको दे दिया, हमारी टेंशन हेडेक ख़त्म। वो कौन सा शेयर लेंगे, क्या करेंगे, कहाँ पैसा लगाएंगे, वो इनका हेडेक है, ठीक है। हमें बस रिटर्न चाहिए। तो म्यूचुअल फंड के लोग भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रमोटर्स हो गए, आपके एफआईज हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गया, ठीक है, जो इंडिया के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं जो कि मतलब यहाँ के रहने वाले ना हों,
डोमेस्टिक इन्वेस्टर हों बट यहाँ अभी नहीं रहते हों, इंडिया छोड़ चुके हों, तो वो भी इसमें होते हैं। फिर रिटेलर्स हो गए, जो छोटे छोटे लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं अभी करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टॉक बाई करते हैं। पब्लिक जो होती है, पब्लिक जो लेती है नॉर्मल, तो वो रिटेलर्स में आ जाते हैं। अदर्स छोटे मोटे और भी उसमें हैं तो वो अदर्स में काउंट कर लेते हैं। रिटेलर्स एंड अदर्स एक में ही बहुत से स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पार्ट हो जाएंगे किसी स्टॉक, किसी कंपनी का अगर IPO आया और CBSE में लिस्टेड हो गया, फिर लिस्टेड होने के बाद में आपको वो अपने आपके अकाउंट में वहाँ पे जो भी ब्रोकर होगा उसमें जाके वहाँ पे आपको दिखने लगेगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो रिलायंस का स्टॉक है। रिलायंस के स्टॉक में अभी आज की डेट में मेरा जो इस तरह से चार्ट मतलब है, अगर इसको देखते हैं डिटेल में, तो मेरे अभी रिलायंस में जो प्रमोटर्स हैं मेरे, अभी ये मंथली यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, ये मंथली है। यहाँ पे देखो, क्वार्टरली चला यहाँ पे। मार्च में इतने थे 50.31 थे, ठीक है। यहाँ पे भी थे, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कम हो गया। तो ये चलता रहता है धीरे धीरे, ये क्वार्टरली रिजल्ट आता है हर एक स्टॉक का, तो वहाँ पे होता रहता है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट मेरा जो भी दिसंबर है, अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है मार्च का, तो मार्च का जो अपडेट होगा तो उसमें जो भी प्लस माइनस होगा तो वो दिखता रहेगा। तो इस स्टॉक में अगर बात करें तो मेरे पास जो प्रमोटर्स हैं और जो हैं वो 50.13 हैं, ठीक है। ऐसे आपको जो FIs हैं वो मेरे हैं 19.16%, मतलब इनका हिस्सा यहाँ पे इतना लोगों ने यहाँ पे इतने % इस शेयर के इन्होंने परचेज़ कर रखा है। 1 लाख शेयर है तो 1 लाख में इन्होंने 20,000 जो है इन्होंने परचेज़ कर रखा क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे आपके फिर म्यूचुअल फंड हो गए, म्यूचुअल फंड वाले भी आ गए, तो इनका भी 9.14% हो गया। ये आपका अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है 10% हो गया, ठीक है। रिटेलर्स है जो 11.55% हो गए इनके। तो ये आपको डिटेल इस तरह से सारा आपको मिल जाएगा। जो भी स्टॉक में सर्च करोगे, रिलायंस हो गया, विप्रो, जितना भी हो, कई सारे स्टॉक हैं, बहुत से आप सर्च कर लेना डाल के, तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो स्टॉक हो गए जब रजिस्टर्ड हो गया, तो अब वो किस सेक्टर का स्टॉक है, तो हमने उसको सेक्टर वाइज डिवाइड कर, सेक्टर उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं कि भाई जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का है ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ जाएगा, जो FMCG सेक्टर है FMCG में आ गया। तो ऐसे करके आपको स्टॉक मार्केट में ये कुछ जो आपके हैं लिस्टेड सेक्टर बनाया गया है अलग अलग इस तरह से। तो जैसे ऑटो टेक्नोलॉजी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, बेयरिंग हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गया, केबल हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया। ऐसे बहुत से ये सारे सेक्टर हैं जो मेन सेक्टर हैं, वो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। कंज्यूमर्स हो गया, फाइनेंस, फूड प्रोसेसिंग हो गया, जेम्स ज्वेलरी हो गया, हॉस्पिटल मेडिकल हो गया, तो टेक्सटाइल्स, पेट्रोकेमिकल हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो ये सारे सेक्टर्स होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है यार कि कभी किसी सेक्टर का वो चलता है, कभी कोई सेक्टर चलता है, तो वो डिपेंड करता है भाई कौन सा सेक्टर क्या। जैसे अभी इस समय देखा जाए तो IT सेक्टर काफ़ी ऊपर गया हुआ था, ठीक है, और आपका मेडिकल सेक्टर काफ़ी ऊपर गए हुए थे। अब धीरे धीरे वो अपना रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मूव होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। जाना तो सबको एक बार ऊपर ही है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो ये भी स्टॉक भी ऊपर ही जाना है। अब कुछ हैं जो कंपनियां जो एकदम मौज मस्ती कर रही हैं, हमारे पैसे जो पब्लिक के पैसे लेके उसको सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, तो उनको डूबना भी है, ठीक है। किसी को नीचे भी जाना है, किसी को ऊपर भी जाना है। तो ऐसे आपको यहाँ पे सेक्टर, तो वो हमें देखना है कि भाई हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल्स बहुत से होते हैं कि उस कंपनी का मार्केट कैप क्या है, उस कंपनी का डेप्थ क्या है, उस कंपनी की P रेशियो क्या है। तो ऐसे आपके बहुत से टर्म्स धीरे धीरे करके आगे मैं आपको बताऊंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, जो कौन सा इंडिकेटर्स से हैं, कौन सा चार्ट है, चार्ट में EMA क्या लगा रहे हो, RSI क्या लगा रहे हो, कैसे। तो ये डिटेल धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक पार्ट में आपको पूरा अच्छे से डिटेल में ब्रीफ में आपको बताऊंगा मैं पूरा डिस्कशन, ठीक है। तो अभी आप ये जानिए कि एक स्टॉक मेरा रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, स्टॉक पब्लिक IPO के थ्रू रजिस्टर्ड हो गया, NSE BSE में लिस्टेड हो गया, NSE BSE में से लिस्टेड हो जाएगा। तो आपके अकाउंट में जो भी जिस के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे वहाँ पे आपको दिखेगा। फिर वो उसको सेक्टर वाइज डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद में आपका हो जाएगा। अब आते हैं हम कि कैसे हम इसको स्टॉक मार्केट में हम लोग कैसे एंट्री लें, कैसे क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन स्टॉक इक्विटी मार्केट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे हम लोग बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं सेविंग के पर्पज़ से कि अपना पैसा वहाँ पे रखा रहे, क्योंकि घर में पैसा रखना तो सेफ नहीं होता ना, कभी कुछ भी हो जाए, किसी नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई प्रॉब्लम मतलब कोई मान लो फायर हो गया घर में या किसी रीजन से कुछ भी हो गया, ठीक है, चोरी हो गया, तो वो सब सेफ नहीं माना जाता है। तो बैंक में ये रहता है कि चलो ठीक है, हमने पैसे एक अच्छे बैंक में, आपने नेशनल बैंक में पैसा रख रखा है, तो ये तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो पैसा हमें कहीं से कहीं कैसे भी देगी, ठीक है। तो सेम वैसे ही हमें स्टॉक मार्केट में इक्विटी को बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, उसको रखने के लिए हमें डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमेट मतलब इसका अगर मतलब डीमेटलाइज अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट दैट होल्ड्स योर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड इन डिजिटल फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट। दिस प्रोसेस कॉल्ड डीमेटलाइज स्ट्रीमलाइज्ड, ठीक है, ट्रांजेक्शन एंड एलिमिनेट्स द रिस्क एसोसिएट विद फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं भाई, हम बैंक में करेंसी को लेकर जाके वहाँ पर जमा करते हैं, ठीक है, रख लिया, आपको अकाउंट में दिखने लगा इतने, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें कुछ ये नहीं करना है कि भाई हमें जाके रिलायंस कंपनी में जाके वहाँ से कुछ लेना है, ठीक है, वहाँ या जो इन्फोसिस कंपनी है वहाँ से जाके हमें कुछ लेना है, कुछ हमें कॉइन मिलेगा या हमें कोई पेपर मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसको लेके आओ फिर उसको ले जाके कहीं आप एनएससी में या बीएससी में जाके जमा करना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़े। वो सारा काम डीमेट में सब पेपर वर्क ऐसे ही मतलब वो डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। आपने जैसे अब आज के डेट में यूपीआई ये सब करते हो भाई, आपके पास है पैसे हैं अकाउंट में, आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, आपके पास 5,000 किसी को ट्रांसफ़र आपके अकाउंट से कट गए, वो 5,000 उसके, तो डिजिटल फॉर्म में आपका पैसा इधर से उधर वो ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। आपको कैश इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई किसी को देना है तो 5,000 निकालने जाओ फिर उसको जमा करने जाओ, ये सब धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म मतलब ये हो रहा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आपका हो रहा है। तो डीमेट में क्या होता है, आपने स्टॉक, आपने करेंसी दिया, उसको पैसे आप अकाउंट में डाला, डीमेट अकाउंट में एक पैसा अपने ब्रोकर ऐप में जो भी है उसमें आपने पैसा डाला, वहाँ से आपने उस किसी कंपनी का स्टॉक परचेज़ किया, तो उसके बदले आपके जो पोर्टफोलियो या आपके जो भी डीमेट अकाउंट होगा उसमें जाके स्टॉक का क्वांटिटी और रेट जो आपने जिस रेट में परचेज़ किया है वो वहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो यू कैन ओपन डीमेट अकाउंट थ्रू योर बैंक और समवन प्राइवेट एजेंसीज लाइक धन, ग्रो, जीरोधा, मिराई, ठीक है, कोटेक्नियो, ऐसे बहुत से हैं और इसके अलावा भी बहुत से हैं, मतलब अनलिमिटेड हैं, ठीक है। बहुत से तो फ्रॉड केस में पकड़े भी गए हैं, बंद भी हुए हैं। तो थोड़ा सा इसको देख के करना पड़ेगा भाई किस ब्रोकर का क्या रेटिंग है, ठीक है। और लोगों से, पब्लिक के साथ में या जो भी इसके बारे में नॉलेज रखता है उससे पूछ के आप उसको सजेशन लेके आपको एंट्री लेना चाहिए। अब बैंक्स के जो होते हैं वो तो सेफ़ होते हैं, लेकिन बैंक्स के क्या थोड़ा सा उनके चार्जेस वगैरह थोड़ा ज़्यादा होते हैं। बैंक सारे बैंक है, ICICI है, SBI है, सब सारे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके जो आप बाई सेल करोगे या कुछ है या उनका एनुअल चार्जेस जो होते हैं थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं जो प्राइवेट के कंपेयर में, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको क्या करना है, कहाँ करना है, ठीक, उसमें कोई ऐसा सजेशन नहीं है कि आप ये जाके इसमें करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें आप जाके एक अकाउंट ओपन कर लोगे। अब अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए बहुत सिंपल है, मतलब आपको डे 1 में ही, मतलब आज ने आपने सारा सबमिट किया, डाटा सबमिट किया, और बहुत से ब्रोकर ऐसे हैं कि कल के डेट में ही आपका अकाउंट चालू हो जाता है, ठीक है। बहुत से ये होते हैं कि हाँ आपके 24 घंटे, मतलब कल नहीं हुआ तो अगले दिन नेक्स्ट डे आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बहुत ईजी है, सिंपल है, जस्ट आपको आधार मोबाइल नंबर देना है, आधार नंबर उसमें रजिस्टर करना है, ठीक है। लिंक जिस भी अकाउंट में जाओगे वहाँ पे उसका लिंक ओपन करोगे, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे। एप्लीकेशन फॉर्म में जो हमारे होते हैं आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल हो गया, उसकी लाइव फ़ोटो लगेगा, उस जिसके जो भी अकाउंट होल्डर होगा उसका लाइव फ़ोटो कैप्चर होगा, साइन होगा, डिजिटल साइन होगा, ठीक है। फिर KYC होगी। ये सारा प्रोसेस होके लगभग 1 घंटे में आपका ये सारा ये प्रोसेस हो जाएगा, और नेक्स्ट डे आप ये जाके आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो आप इस तरह से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। जो भी जिस भी ब्रोकर ऐप में करना चाहते हो उस ब्रोकर ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करो, वहाँ से जाके कर लो, ठीक है। या अपने बैंक से है तो बैंक में आप नेट बैंकिंग में जाओगे, आप बैंक से कांटेक्ट करोगे कि सर मुझे
डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो वहाँ पे वो ओपन कर देंगे। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है डीमैट अकाउंट ओपन होने का। जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो कुछ स्क्रीन जो है इस तरह से आएंगे, तो आपको वो हम अभी इसमें वीडियो में दिख जाएगा। तो उस स्क्रीन को आप उसमें समझो कि कैसे कैसे बाई करना, क्या क्या सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, तो आप एक बार देखो, ट्राई करो, और इसमें मतलब बेसिक कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा जैसे जो करते हैं, बहुत से लोग तो करते हैं, बहुत से जो नए हैं नहीं जानते हैं, तो इस तरह से आप ओपन कर लीजिए, करिए। और मैं एक मेरा सजेशन है कि जो बच्चे अभी मतलब जो अभी स्टूडेंट हैं या जिनको इन सब चीज़ें के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो लोग इस लाइन में अभी मतलब इस चीज़ में ना आए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा सा माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है, फिर आप पढ़ाई के जो आप स्टडी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन हाँ, आप अगर आपके फैमिली में कोई अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, आपको सपोर्ट देता है, आपको इसके बारे में पहले से पता है, तो आप करेक्ट ये ओपन करके आप एटलीस्ट कम से कम म्यूचुअल फंड जो हैं, ETF जो SIP वगैरह करते हैं, आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग वहाँ पे सीख सकते हैं SIP में वहाँ। क्योंकि अभी डीमैट अकाउंट जब ओपन हो जाता है तो उसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हो, IPO में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, SIP भी कर सकते हो, वहाँ से म्यूचुअल फंड खरीद लिया, डेप्ट फंड भी खरीद लिया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लो तो आपको स्टॉक ही बाई करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप इसमें प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले कि आप हमारा जो लाइफ का पर्पज़ क्या होता है कि पैसे कमाना। ठीक है, तो पैसे कमाने का यही है कि आप इसमें ये एक तरीका है, स्टॉक मार्केट में करके कमा लो। ठीक है, और या तो बिजनेस कर लो, जैसे भी है। तो एक उनमें से जो मेथड है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसके बाद में अगले वीडियो में हम मिलेंगे। ठीक है, और उसमें हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि ऐसा जो म्यूचुअल फंड होता है, ETF क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सर्च करेंगे। फिर धीरे धीरे हम आगे जो है फंडामेंटल्स हैं और टेक्निकल्स जो चार्ट जो है उस पर हम धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे। ओके, हाँ, जब आप अकाउंट ओपन कर लोगे अपने ब्रोकर्स, जो भी ब्रोकर्स जिस ब्रोकर से आपने ओपन किया है, तो अभी जस्ट इस समय मैं आपको आप स्टॉक का ब्रोकर का है उसका दिखा रहा हूँ ऐप। तो ओपन करने के बाद में जब आप लॉगिन और लॉगिन करोगे, यूजर ID और पासवर्ड डाल के OTP आएगा और लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद में आपको इस टाइप का कुछ स्क्रीन दिखेगा। जैसे अब यहाँ पे हम अभी होम में है, माई लिस्ट है, ऑर्डर है, पोर्टफोलियो, अकाउंट, ये सारा। तो होम में हम अपना सारा जो भी जिसमें चाहे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सारी आपको डिटेल यहाँ पे आप जो जितने भी सारे हैं आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएंगे। ठीक है, और तो हर एक ऐप का अलग अलग डिज़ाइन होता है, बस कंटेंट वही होंगे, बस उनका लोकेशन चेंज होता है। कभी किसी का लोगो अलग चेंज कर दिया, कभी किसी में डिज़ाइन अलग कर दिया। जैसे यहाँ पे आपको F1 में करना है, ठीक है, और या स्टॉक में करना है, म्यूचुअल फंड में है, तो ये सारे इस तरह से अलग अलग करके IPO, FD, ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएंगे। मतलब सेक्टर जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करने का कि इसमें IPO आ रहा है तो उसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। जैसे अगर IPO पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे, तो आपको IPO के बारे में जो भी लेटेस्ट IPO आने वाला होगा उसके बारे में डिटेल मिल जाएगा कि इस पूरा आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो और माई लिस्ट में है, आप यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट वगैरह बना सकते हो। जैसे वॉच लिस्ट में जैसे मैंने एक वॉच लिस्ट बनाया है माई स्टॉक का, ऐसे टॉप 20 स्टॉक, माई सजेस्ट स्टॉक। तो आप अलग अलग वॉच लिस्ट बना के, मतलब कोई पेनी स्टॉक ले रहा है, कोई ब्लू चिप स्टॉक है, इस तरह से वॉच लिस्ट, इंट्राडे स्टॉक, ऐसे वॉच लिस्ट अलग अलग बना के वहाँ पे आप स्टॉक ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सीख जाएंगे ऐप में। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये बना रखा है, अब इसमें ये वॉच लिस्ट है, इसमें मुझे मान लो किसी स्टॉक को ऐड करना है। जैसे मान लीजिए मुझे विप्रो ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे विप्रो पे क्लिक किया और यहाँ पे विप्रो के नाम जाएगा। तो हम जल्दी क्या करते हैं, NSE पे जो रहता है NSE वाला ही लेते हैं। BSE NSE दोनों होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप BSE लोगे तो BSE में करो, एक्सचेंज का उतना कोई इशू नहीं होता। तो हम NSE जल्द करते हैं, तो NSE वाला प्रीफर करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब जैसे ये मेरा वॉच लिस्ट था, इसमें देखिए पहले 2 स्टॉक था, अब यहाँ पे मेरा विप्रो भी ऐड हो गया। ठीक है, अब विप्रो स्टॉक आपका ऐड हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको इसको डिटेल में देखना है, इस कंपनी के बारे में सर्च करना हो कि क्या कंपनी क्या करती है, इसमें आपके प्रमोटर्स FIDI वो सब कितने क्या हैं, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे
मिल जाएगा। चार्ट होता है, चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट है, किस टाइप का चार्ट आप देखना पसंद करोगे, ठीक है। तो इस पे हम बहुत डिटेल में धीरे धीरे आगे के बढ़ेंगे, क्योंकि एकदम से अगर कोई चीज़ हम अभी आपको बताना शुरू करें तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी अब बेसिक चीज़ें हम चल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन हो गया, फंडामेंटल उसके बारे में क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, आप ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू क्या है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे ऑर्डर जो भी आप दिन में जो भी बाई कुछ लोगे, ठीक है, किसी कोई चीज़ ख़रीदा और कोई कुछ बेचा तो यहाँ पे आपको ऑर्डर में दिखता रहेगा। पोर्टफोलियो में आपने जैसे एक दिन किसी दिन होल्ड कर लिया, तो अभी जैसे अभी मेरा तो मैं ऐसे न्यू अकाउंट है, ऐसे डेमो अकाउंट बना रखा हूँ, इसमें मैंने कुछ बाई परचेज नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर होता तो यहाँ पे मेरे पास अकाउंट में यहाँ पे दिखता रहता कि क्या आपका प्लस है क्या माइनस है, वो सारा यहाँ पे दिखता रहता। पोजीशन जो दिन का जो रहता है वो पोजीशन में दिखता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अकाउंट में मिलते हैं। यहाँ पे आपको पैसे फंड कैसे ऐड करना है, ठीक है। फंड आपको यहाँ पे फंड ऐड करना हो, विड्रॉल करना हो, यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक हो तो जो भी आपको विड्रॉल अमाउंट रहेगा वहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। फंड ऐड करना हो तो ऐड फंड में जाके यहाँ पे हम जाके ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से सारा यहाँ पे हम इस अकाउंट में करके कर लेंगे। तो धीरे धीरे हम इस पर आगे बढ़ेंगे, तो करते हैं इसको आगे धीरे धीरे करके। तो मेरे ख्याल से ये आपको इतना ये आइडिया हो जाएगा कि अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको क्या क्या कैसे आप फंड, सबसे मेन चीज़ होता है कि आपने जब अकाउंट ओपन कर लिया, डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो गया जिस ब्रोकर से, उसके बाद फिर आपको फ़ंड ऐड करना है। फ़ंड ऐड करने के बाद में तो फ़ंड ऐड करने का तरीका ये हो गया, आपको यहाँ से पैसे आपने डाल दिया, बैंक से सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो भी आपको 1000-2000 रुपये डालने, मेरा बैंक जो भी आप बैंक आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से जो रजिस्टर्ड होगा वो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, नंबर मोबाइल नंबर सब कुछ, तो वो बैंक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मेरा एक बैंक है यहाँ पे आ गया, मैंने इसको यहाँ पे जो भी फंड डालना हो उस पर क्लिक करूँगा और पे विद, चाहे यूपीआई कर दूँ, चाहे आप डायरेक्ट नेट बैंकिंग कर दो, जैसे भी कई सारे ऑप्शन होते हैं जिस मेथड से आप करना चाहो। जैसे यहाँ पे देखो यूपीआई आईडी, नेट बैंकिंग है, जो भी जिस तरह से आप करना चाहो वो प्रोसेस कर सकते हो। तो आपने जब फंड ऐड कर लोगे, फंड ऐड होने के बाद में फिर आपको क्या करना है, स्टॉक पे जाना है। अब जैसे मैंने ये स्टॉक है, मुझे मान लीजिए विप्रो बाई करना है, तो मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब बाई में कई सारे मेथड होते हैं, आपको तुरंत मार्केट ऑर्डर जो चल रहा है, मतलब जो तुरंत का तुरंत रेट चल रहा है उसी रेट पे बाई करना है, ठीक है। पहले तो ये चीज़ें देखनी है कि आपको डिलीवरी में बाई करनी है या इंट्राडे में बाई करनी है, ठीक है। तो आप जैसा डिलीवरी में बाई कर रहे हो तो डिलीवरी मतलब लेके जा सकते हो। इंट्राडे मतलब वो सेम डे में आपका पोजीशन कट हो जाएगा, 3-3.5 बजे जैसे होगा, 3:10 पे होगा, तो आपको अगर आप मान लो किसी रीजन से भूल भी गए तो ऑटोमेटिक वो पोजीशन को कट कर देगा। अब चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो, डिलीवरी मतलब आपको कैरी करके ले आना है। तो जो भी चीज़ें आप कैश में लेके जाओ, मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आपने 10,000 का स्टॉक ख़रीदा, ठीक है। अब 10,000 रुपये उसमें मान लो 5,000 या 6,000 का स्टॉक खरीद लिया, अब उसको आप कैरी करना चाहते हो तो आप डिलीवरी में बाई करोगे। अगर इंट्राडे में बाई करना चाहते हो, नहीं ले जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इंट्राडे में क्लिक करके बाई कर लोगे। यहाँ पे ऑर्डर होता है मार्केट प्लेस, लिमिट प्लेस है, तो से अगर मान लो मार्केट प्लेस पे लेना है, यहाँ पे आप क्वांटिटी एंट्री कर दोगे, मान लो 10 क्वांटिटी लेना है तो ये मार्केट प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अभी पैसे नहीं है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होता तो ऑटोमेटिक यहाँ पे, जैसे अब क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे 10,000 को बाई करने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे 2415 इतने जो है रुपीज़ चाहिए, ठीक है। तो इस इतने रुपये अगर मेरे अकाउंट में होता तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बाई हो जाता। आप कौन सा ऑर्डर लेना है, लिमिट ऑर्डर लेना है। लिमिट ऑर्डर मतलब ये होता है कि आपको जो मार्केट मान लो कि अभी 241 रुपये चल रहा है, बट आप चाहते हो कि नहीं यार ये थोड़ा सा और ऊपर जाके, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है कि इसके ऊपर जाएगा तो और अच्छा जाएगा, तो और ऑर्डर आप सेट कर दोगे तो लिमिट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। एसएल और मार्केट ये लगाते हैं हम लोग, जब बाई होता है उसके बाद लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे आगे करके सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आपको जस्ट ये करना है कि फंड कैसे ऐड करना है, फंड ऐड करने के बाद में स्टॉक कैसे बाई करना है। स्टॉक आपको डिले में बाई करना है, क्योंकि आप नए हो, आपको रिस्क नहीं लेना, आपको जानकारी नहीं है, तो एक अच्छा सा मान लो किसी ने आपको अच्छा, किसी आप बहुत आपका जानने वाला अच्छा बंदा है जो बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, या किसी ने आपको सजेशन दिया, ठीक है यार ये स्टॉक अच्छा ले लो, अच्छा है इसको ले सकते हैं, तो आप ले लो, कर सकते हैं ऐसा। तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी लेकर सीखने के पर्पज़ से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मतलब ये आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे जो ETF क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे।
फिर धीरे धीरे आपको जितने भी एनपीएस में कैसे लगाते कैसे लेते हैं, बॉन्ड है, डिप्ट है, वो सब सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। फिर उस सबको सीखने के बाद में चार्ट को एनालिसिस करने का तरीका धीरे धीरे करके हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा मिस मत करो, वॉच करो, पूरा ध्यान से देखो, हर एक स्टेप को देखो, और मेरे हिसाब से आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। इसको नॉलेजेबल चीज़ है। ठीक है, तो धीरे धीरे लर्न करने के बाद ही आप इसमें स्टॉक मार्केट में एंट्री लो, क्योंकि ये देखो हाई रिस्क वाला चीज़ होता है। यहाँ पे जितना आपको प्रॉफिट होने का रहता है उससे उतना ही लॉस होने का, उससे ज़्यादा लॉस होने का डर रहता है। ठीक है, थोड़ा इनमें बहुत सी चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस आप है, पेशेंस होता है, इमोशन होता है, ग्रीड नहीं होना है, इस चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब लर्निंग आप वीडियो को वॉच करते रहिए, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ओके, थैंक यू।